नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो देरी नहीं करते हैं दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी के सफ़र पर। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और ये जो घटना बता रहे हैं ना आज का, ये इनके साथ में नहीं, इनके एक दोस्त के साथ जिसका नाम था राजेश। राजेश गरीब परिवार से था। दो भाई बहन थे। पिता गुजर चुके थे, माँ अभी जिंदा थी लेकिन बीमार रहा करती थी। और कर्ज भी काफ़ी था। खेती बाड़ी तो नामात्र का था। राजेश पर पिता का मरते ही आफत टूट गया था। तो चलिए राजेश की ही पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब मेरे पिता गुजरे थे ना, तो मैं तो बिल्कुल अब समझ गया था कि अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे भाई बहन का क्या होगा। मैं तो एकदम सन्न सा रह गया था। मेरे परिवार का सबका रो रो के बुरा हाल था। लेकिन मैं सबसे बड़ा था ना। मेरी उम्र लगभग 24-25 साल की हो गई थी। और उसके बाद जो नंबर था मेरी बहन का था, और फिर उसके बाद मेरे छोटे भाई का। हम लोग पर तो विपत्ति आ गई थी। मैं अपना परिवार को मैं खुद संभाल रहा था कि उन पर कोई आँच ना आए। मैं जैसे तैसे करके अपने परिवार को संभाला। मैं अपनी पढ़ाई को कुर्बानी दे दिया और इसके बाद अपने परिवार के अब पालने पोसने के लिए खुद मजदूर बन गया था। पास की एक फैक्ट्री में मैं मजदूर का नौकरी करने लगा था। वो साल मुझे अच्छी तरह से याद है। साल थी 2005 का। लेकिन इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि मैं अपने पूरा परिवार का भरण पोषण कर सकूं। लेकिन जो भी मिलता था ना, हम उसी में गुजारा करते थे। बहन भी बड़ी हो चुकी थी और शादी का टेंशन तो ज़रूर था। पिता ने ऐसा कुछ जमा पूंजी रखा नहीं था। उल्टा कर्ज में हम डूबे हुए थे। कर्ज वाले भी आकर के बोल जाते थे कि देखो राजेश, तुम्हारे पिता ने कर्ज लिया था, तुम्हें तो मालूम ही है, तुम भी आए थे। तब मैं बोलता था, हाँ भैया, आप टेंशन मत कीजिए, मैं आपका कर्ज चुकाऊंगा, लेकिन अभी टाइम चाहिए, मैं अपने परिवार को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। वो लोग कहते ठीक है, लेकिन भूल मत जाना। इसके बाद मैं अपने काम धंधे पर ध्यान देने लगा। मैं सोचता था कि परिवार का भरण पोषण तो बड़ा मुश्किल से हो रहा है, तो मैं अपनी बहन का शादी कैसे करूँगा, अपने छोटे भाई को मैं कैसे आगे पढ़ाऊँगा। मैं तो इतना पढ़ नहीं सका, लेकिन मैं अपने छोटे भाई को पढ़ाना चाहता था। मैं रात दिन सोचता रहता था इस विषय पर। कभी कभी तो मैं मजदूरी करते हुए फैक्ट्री में मैं अब सपने में जैसे खो जाता था। तब मुझे डांट मिलती थी। सुपरवाइज़र मुझे डांटता था, कहता था, भाई अगर सोचना है और तो अपने घर पर जाकर सोचो, काम छोड़ो। यहाँ पर 1 मिनट के लिए आँख इधर से उधर होती है तो दुर्घटना हो जाती है। बात उसका वाकई सही था। इसके बाद मैं क्या करता, मजदूरी करता रहा। मेरे कुछ यार दोस्त थे। शाम को टाइम हम उनके साथ बैठते थे, अफसोस जाहिर करते थे। और एक मेरा जो जिगरी दोस्त था, वो मुझे बताता था कि देख, ये विपत्ति तो सब पर आती है, थोड़ा बहुत किसी को जल्दी आ जाती है, न किसी के साथ में देर में आती थी। सारे दोस्त मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि तू हिम्मत मत हार, देखना राजेश, एक दिन सब कुछ तेरा सही हो जाएगा। लेकिन वही तो मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे सही होगा। दोस्त से तो हम रोज़ मिलते थे शाम के टाइम में, और दोस्त मेरे लिए आइडिया लेके आते थे। उसमें से एक दोस्त कहने लगा कि तू ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे तक करता है। मैं बताया कि मैं 8 बजे से लेकर 5 बजे तक करता हूँ। तब कहने लगा कि बाकी अब तेरे पास तो वक्त ही वक्त है, हाईवे है और भी दुकानें लगी हुई है, लेकिन वहाँ पर अंडे की दुकान एक भी नहीं है। मिठाई की है और भी चाय पानी की दुकान है, लेकिन अंडे की नहीं है। देख, सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो तू हिम्मत कर सकता है तो अंडे की दुकान खोल ले, आमलेट बना, बॉयल अंडे उबाला कर, उसमें कमाई हो जाएगी। बात तो बड़ा पते की किया था। मैं सोच में पड़ गया था कि बात तो सही कह रहा है, मुझे कर लेना चाहिए। आखिरकार मेरे दोस्तों ने मुझे हिम्मत दिलाया, तब मैं उस अंडे की दुकान को खोल पाया था। कुछ पैसे मेरे दोस्तों ने मदद भी किए थे। उस टाइम मेरा हाथ बिल्कुल खाली था।
लेकिन जहाँ पर दुकान लगाया ना, वहाँ पर बगल में एक हलवाई की दुकान था। उसको बड़ा ऑब्जेक्शन था। वो कहता था कि यहाँ अंडे की दुकान नहीं लगेगी, यहाँ नॉन वेज बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं है। अरे भाई, तू भी सरकारी ज़मीन पर है और मैं भी सरकारी ज़मीन पर हूँ। मैं तो उससे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे दोस्तों ने अब उसको अच्छी तरह समझा दिया था कि भाई तू अपने औकात में रह, तू अपना काम कर, इस बेचारे को अपना काम करने दे। गरीब आदमी है, तू उससे उलझ नहीं रहा है तो इसका मतलब है इसको तू दबाएगा थोड़ी। मेरे दोस्तों ने उसको अच्छा सबक सिखा दिया था। इसके बाद वो शांत हो गया था। लेकिन वो शांत ऐसे नहीं था, वो मौके की तलाश में रहता था। अब मैं अपना जो सामान था अंडे फंडे का सब कुछ रोड पर रखता था, और कुछ अब ऐसी शाम ढल ढल जाती, दिन में तो मैं अपनी फैक्ट्री में रहता था। इसके बाद 7 बजे के आसपास मैं हाईवे पर आता था, रोड पर आता था और अपने अंडे की दुकान स्टार्ट कर देता था। उसमें मेरा छोटा भाई भी मदद करता था। लेकिन मैं देख लिया कि अगर वो मेरे को मदद करेगा ना तो उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा। तब मैं उसे कहता था कि अपने दुकान तो अब सेटअप करवा दिया, और तू अब जा घर पर अपनी पढ़ाई लिखाई कर। लेकिन वो मुझसे कहता था कि भैया मैं आपके साथ रहूँगा ना, आप अकेले हो। मैं कहता था कि तू डर मत, मैं हूँ ना, सब कुछ संभाल लूँगा। मैं उसको घर भेज देता था। अब इसके बाद मैं अपनी दुकान चलाने लगा अंडे की। धीरे धीरे हमारी बिक्री जो थी ना बढ़ रही थी। सर्दी अब आ चुकी थी और इसके बाद सर्दी में लोग अंडे खाते ही हैं। कुछ गाड़ियाँ भी रुकती थी, कुछ ट्रक वाले भी रुकते थे, कोई कार वाला भी रुक जाता था, बॉयल्ड अंडे मांगता था। कई तो वहीं खड़े होकर खाते थे, कई कहते थे कि भैया पैक कर दो, हम तो गाड़ी में ले जाएंगे। इस तरह मेरी दुकानदारी जो थी ना चलने लगी थी। मेरा हिम्मत अब थोड़ा बढ़ चुका था। मैं अब अंडे थोड़ा ज़्यादा लाने लगा। लेकिन वो जो हलवाई था ना, वो अपनी खुंदस अभी भूला नहीं था। वो भी अभी मुझे टेढ़ी नज़र से देखता था। बातचीत तो दूर की बात थी, वो तो मेरे से बातचीत करता ही नहीं था। कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ती थी, अगर चाय वाय पीनी थी तो मैं चला जाता था। चाय की भी उसकी दुकान थी, वो चाय तो देता था लेकिन मुझसे कभी बात नहीं करता था। खैर मुझे क्या, मुझे अपने काम से मतलब था। और रात का 9 बजा हुआ था। ठंड बिल्कुल अब अपने जोरों पर पहुंच गई थी। अब कुछ सड़क पर ऐसी धुंध भी अब कभी कभी दिखाई देती थी। वो धुंध का ही टाइम था। 9 बजे के आसपास में ट्रैफिक भी कम हो गई थी। और हमारी जो दुकान था ना, उसके बैक साइड में मेरा जो गांव था अब वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। सारा सामान हम बिक्री करने के बाद में एक खाली दुकान रहता था, और वो रात को अब दुकानदारी उसकी बंद हो जाती थी। कुछ मोटे मोटे सामान तो हम वहाँ रख देते थे, और जो महंगे सामान था मैं अपने सर पर रख करके अपने घर पहुँच जाता था। 1 किलोमीटर की दूरी पर मैं, मेरा भाई आने को बोलता था तो मैं उसको मना कर देता था कि नहीं, मैं लेके आ जाऊँगा। मेरी जो दूसरी साइड था ना, वहाँ पर कुछ बस्ती भी थी, गरीब लोगों की, मजदूरों की बस्ती थी। वो थोड़ी दूर पर जो फैक्ट्री थी, अब उसी वजह से ये अब कॉलोनी बसी हुई थी। लेकिन ऐसी नहीं थी कि कोई पक्की कॉलोनी थी, झुग्गी झोपड़ी टाइप का ऐसा ही बना हुआ था। कोई रोक टोक था नहीं, वहाँ पर ऐसी कोई बंदिश था ही नहीं। मजदूर लोग थे तो अपनी झुग्गी झोपड़ी बना करके अब वहाँ गुजारा करते थे। दिन में अपनी फैक्ट्री में जाते थे, काम करते थे, और शाम को अपने घर पर आ जाते थे। अब मैं बता रहा हूँ उस घटना के बारे में। रात के 9 बजा हुआ था, धुंध छाई हुई थी, और मेरा जो अंडा था बिक्री काफ़ी हो चुकी थी। कुछ अंडे बचे हुए थे। मैं सोच रहा था कि बस ये अंडे बिक्री हो जाए, ठंड भी लग रही थी, तब मैं अपने घर चलूँ। तभी 4-5 लड़के जो नशे में थे हमारी दुकान की तरफ आए, हिलते डुलते जैसे अपने आपे में ना हो। मेरी दुकान पर आके फरमाइश करने लगे, भाई ऑमलेट बनाते। अब कच्चे अंडे तो बचे नहीं थे, उबले अंडे थे। मैंने बोला भैया अब अंडे तो है नहीं कि ऑमलेट बनाऊं, उबला खाना है तो खा लो, बस यही हमारे पास में है। एक तो बोला ठीक है। जब हमने दे दिया उसको, अंडे दे दिए। 4 लड़के थे, चारों अपना खाने लगे। फिर उनमें से एक लड़का जो काफ़ी नशे में था, वो कहने लगा कि हमने तो अंडे की फरमाइश की थी और तूने तो उबला अंडा हमें खिला दिया, हम तो तुझे पैसे नहीं देंगे। मैं कहने लगा भैया पैसे तो देने पड़ेंगे, ये कोई फुकट का माल तो है नहीं, पैसे तो मुझे ज़रूर चाहिए। और बाताबाती हो गई। मैं भी जवान था, जो सिला था, लेकिन मैं दुकानदारी करता था ना,
तो मैं झगड़े में पड़ना नहीं चाहता था। आखिर में कहने लगा, भैया आप लोग जाओ, आप लोग नशे में हो, जब सुबह में आप होश में रहोगे ना तो खुद ही अपने आप पैसा दे जाओगे। गरीब आदमी हूँ भाई, अगर गरीब नहीं होता तो यहाँ पर मैं दुकानदारी करने थोड़ी आता, वो भी इस ठंड की रात में। लेकिन वो लड़के न थे, वो मुझसे अब उलझना ही चाहते थे। बात हाथापाई पर आ गई थी। जो भी मेरे दुकान का सामान था ना, सब वो इधर उधर बिखेर दिए और मुझे धक्का भी दिए, मुझे गिरा भी दिए। तब भी मैं समझ रहा था कि नशे में हैं, ये अपने आप ही में नहीं है, मुझे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। वो हलवाई की दुकान बंद हो चुका था। अब इसके बाद वो कुछ देर खड़ा होकर के देखा था और फिर वो अंदर चला गया। मुझे उस टाइम तो समझ में नहीं आई, अगर वो मेरी मदद कर सकता था तो आ सकता था, लेकिन उसने मदद नहीं किया। आखिरकार वो मुझे जब गिर गया, उठ के खड़ा होता था तो जानबूझ के मुझे ढकेल देते थे, मुझे पिटाई करने लगे। मैं अब करूं क्या? मैं अपने बचाव में मैं मार भी सकता था, लेकिन मैं समझ रहा था कि ये अपने आप में है नहीं, नशेड़ी हैं। अब सुबह में होश में आएंगे तो खुद मेरे दुकान पर आके कहेंगे, भैया हमसे गलती हो गई। मैं यही समझ रहा था, लेकिन वो तो हद से ज़्यादा गुजर गए थे। अब वो मुझे एक तो मेरे सीने पर सवार हो गया था और तब मेरे मुंह से चीख निकलने लगी। भाई मोटा तगड़ा व्यक्ति था, लड़का था, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तब मैं चीखने लगा, अरे जान लेने का इरादा है क्या? हटो मेरे से भैया, हट जाओ हट जाओ। लेकिन वो मेरी बात को सुन नहीं रहे थे। उसी वक्त में एक लड़की की आवाज़ गूंजी वहाँ पर, छोड़ दो इनको, छोड़ दो छोड़ दो, हटो तुम लोग हटो। लेकिन लड़के जो थे ना, नशे में थे, उस लड़की की बात को अब ध्यान नहीं दे। और अभी तक मैं उस लड़की को देखा नहीं था कि लड़की पीछे में थी और मैं आगे साइड में देख रहा था, गिरा हुआ था। पहली बार जब मैं उस लड़की को देखा, वो 20-22 साल की थी, लंबी सी लड़की थी और इतना मोटी ताजी भी नहीं थी। एक लड़के को बाजू पकड़ के दो ऐसा झटका लगाया ना कि वो दूर जा गिरा। जैसे गिरा ना, सारे लड़के जो मेरे पर सवार था वो भी उठ के खड़ा हो गया और सब भागना शुरू कर दिए। लड़की उनको भागता हुए देखते रही थी। और फिर मेरे जब तक मैं उठ के खड़ा हो गया था, तब कहने लगी कि तुम इतने देखने में शक्तिशाली लग रहे हो, पहलवान जैसा लग रहे हो, क्या इनको 1-2 हाथ रख नहीं सकते थे? मैं भी गुस्से में था, लेकिन दुकानदारी चलाना था ना, कल का कोई बवाल हो जाए तो ये मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी, इसलिए मैं उनसे उलझना नहीं चाहता था। मैं कहने लगा कि देखिए जाने दीजिए, अब नशेड़ी लड़के थे, अब उनको पता भी नहीं कि उन्होंने क्या किया है। कल जब नशा उतर जाएगा तो देखना यहीं पर आएंगे और कहाँ जाएंगे। तब लड़की को मैंने देखा जो गुस्से में थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और जैसे आंखें लाल लाल सुर्ख हो गई हो। गुस्से में देखा, तब मैं उसका चेहरा देखता हूँ। चेहरा सुंदर था, लेकिन मैले कुचेले कपड़े पहन रखी थी। मुझे लगा कि ये बस्ती वाली लड़की है, मजदूर बस्ती से आई है, पास में इसका घर होगा। शोर शराबा सुन करके और आ गई होगी, मुझे यही लगा। तब मैंने कहा कि आप जाइए आप जाइए। वो लोग भाग गए। तब वो कहने लगे तुम्हारा तो नुकसान हो गया, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी प्लेट वगैरह सब कुछ ये सब टूट गया, कल दुकानदारी कैसे करोगे? मैं कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले आऊँगा ना, है मेरे पास में थोड़े बहुत पैसे हैं, मैं कर लूँगा, आप जाइए। वो मेरे पर दया दृष्टि दिखा रही थी। हालांकि कपड़े लत्ते जो पहनावा पहन रखी थी वो भी गरीब परिवार से ही लग रही थी। मैं कहने लगा आप जाइए, मैं कर लूँगा। तब कहने लगी ठीक है, लेकिन उनसे तुम डरना मत, अगर वो फिर दोबारा आए ना कल तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं पास में ही रहती हूँ, तुम्हारी आवाज़ सुन करके मैं 1 मिनट में आ जाऊँगी और उनको इस बार मैं छोड़ूंगी नहीं, अच्छी सबक सिखाऊंगी। तब मैं कहा कि ठीक है, ऐसी बात होगी तो मैं आपको आवाज़ दे दूँगा, लेकिन आपका नाम क्या है? उसने अपना नाम बताया और फिर वो चली गई। खैर मैं उस घटना को उसी वक्त में भूल चुका था। ये तो रोड के दुकानदारी है, अब ऐसा तो कभी कभी हो ही जाता है। मेरे साथ नहीं, अगल बगल के दुकान में भी कभी कभी ऐसा हो जाता था। लोग चाय पीते थे, नाश्ता करते थे और अकड़ के कहते थे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल दे दूँगा। हो जाती थी, कहा सुनी हो जाती थी। तो ये रोड पर चलता रहता था, ये नॉर्मल बात थी। मैं भी अपने दिमाग से ये सब निकाल दिया था कि ये मुझे तो सहन करना ही पड़ेगा। अगले दिन फिर मैं अपनी दुकानदारी स्टार्ट करता हूँ।
जो सामान टूटे फूटे थे मैं नया लेके आता हूँ और फिर अपनी दुकानदारी करने लगता हूँ। लेकिन उस दिन वो लड़की नहीं आई। दुकानदारी मेरी सही चल रही थी। 10 बज रहा था, ठंड का असर मुझ पर हो रहा था, लेकिन अंडे आज ज़्यादा बिके नहीं थे, आधा से अधिक अभी बाकी थे। अब मैं सोच रहा था कि आज दुकानदारी क्यों नहीं हुई। उसी वक्त मुझे पीछे से कोई आवाज़ दिया। जब मैं पलट के देखता हूँ तो कल वाली लड़की थी, सेम उसी पोजीशन में, वही कपड़े लत्ते, वैसी चादर मटमैली रंग के ओढ़े हुए, बाल खुले हुए थे। मेरे पीछे से आवाज़ दी, अरे आज तो अंडे काफ़ी बचे हुए हैं। तब मैंने देखा उसको, तो मैं बोला हाँ हाँ बिक जाएगी, अभी तो मेरे पास में टाइम है, अभी तो रात को 11 बजे तक कभी कभी रुक जाता हूँ। तब वो कहने लगी नहीं नहीं, ठंड का टाइम है ना, देखो ठंड शीतलहर चल रही है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं कहने लगा कि हाँ चला जाऊँगा, अब थोड़ा देर इंतज़ार कर लेता हूँ और देखते हैं कोई ग्राहक आ जाएगा तो बिक्री हो जाएगी। मैं 2 अंडे निकालता हूँ, उबले हुए, छील करके, काट करके, मसाला वसाला डाल करके अच्छी ढंग से मैं उस लड़की को देता हूँ। लड़की मुझे देखती है, कहती ये क्या है। मैंने बोला ठंड लग रही है ना, ये बॉयल अंडे हैं, गर्म है। अब देखिए मैं मसाला अपने घर में स्पेशल बनाता हूँ, ज़रा टेस्ट करके बताइए, ऐसा मसाला आपने कभी खाया है क्या? आप तो आप रसोई में माहिर होंगी। लड़की जैसे मेरी तरफ घूर के देख रही है, क्या मुझे रिश्वत दे रहे हो? मैं हंस पड़ा, किस बात का रिश्वत? तब वो कहने लगी चलो देख ही लेती हूँ। और फिर मेरे हाथ से वो अंडे ले लेती है, खाती है और कहती है हाँ मसाले में दम है, तभी तुम्हारे पास में ग्राहक आते हैं। फिर वो हमारी अब एक तरह से बातचीत शुरू हो गई थी। मैं उसके बारे में पूछने लगा कि आपके घर में कौन कौन है। अपने परिवार के बारे में मोटा मोटी बताने लगी, मेरे बारे में पूछने लगी। मैं बताने लगा जो भी मेरी कहानी थी, दुखड़ा था। अब मेरी कहानी सुन करके थोड़ा, मेरे बाप जब गुजर गए थे तो उनके बारे में अफसोस जाहिर करने लगी। कहने लगी कि तुम हौसला रखो, तुम्हारी बहन की शादी जरूर होगी, तुम इसी तरह से मेहनत करते रहो और देखना एक दिन तुम बड़े आदमी जरूर बनोगे। तुम्हारी बहन की भी शादी होगी, तुम्हारा भाई भी कॉलेज में जाएगा, लेकिन तुम अपना हौसला मत छोड़ना। मैं रोज़ तुम्हारे पास में आऊँगी कुछ टाइम के लिए, पास में घर है ना, और मेरे पापा हैं मजदूर हैं, वो नाइट ड्यूटी में चले जाते हैं, तो घर में मेरी माँ रहती है, मैं रहती हूँ, अकेले बोर हो जाती है। अब माँ से मैं कितना बात करूँ, चलो तुमसे दोस्ती हो गई, अब मैं आ जाया करूँगी। उस दिन से मेरी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। इसके बाद वो 9 से 10 के बीच में वो लड़की आती थी। जब भी आती थी मैं उसको 2 उबले अंडे खिलाता था, और फिर वो खुश हो जाती थी, और फिर हम कुछ देर बात करते थे, और फिर मैं ही बोलता था कि देखिए ठंड बढ़ गई है और लड़की भी जात भी हैं, आप चले जाइए। मेरी बात को मानती थी और फिर वो चली जाती थी अगले दिन की अब मिलने की बात कह के। इस तरह से 15 दिन के अंदर में मुझे उससे, अब एक तरह से कहूँ ना, अपनी तरफ से मुझे उस लड़की से प्यार हो गया था। उसकी मीठी मीठी बातें, लुभावने वाली बातें मन को, अब मैं तो जैसे सुनता ही रहता था। अपने परिवार के बारे में ज़्यादा वो बात नहीं करती थी, मेरे परिवार में सब बातें करती थी और दुनिया भर की ना जाने कैसे कैसी बात करती थी। बड़ा आनंद आता था उसकी बातों में लेकर के, मेरा टाइम भी पास हो जाता था और दुकानदारी भी होती रहती थी। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया था कि कोई भी गाड़ी आकर रुकती थी, कोई ट्रक वाला रुक गया, कोई कार वाला, कोई जीप वाला, कोई बाइक वाला, तो जैसे कोई उस पर ध्यान नहीं देता था, मेरे से ही बातचीत करता था। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि लड़की जात है, कोई बुरी नज़र ना डाल दे, मैं थोड़ा चिंता करता था। लेकिन मैं जब देखता था कि उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा ना, तब मुझे थोड़ा शांति मिलती थी। ऐसा क्यों होता था कि मेरे दुकान पर कोई आता था और मुझसे बातचीत करे और उसकी तरफ ना देखे? ऐसा संभव नहीं है। उस टाइम मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता है इन बातों पर। चलो अच्छी है कि उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा, क्योंकि अपनी वेशभूषा ऐसे ही बना कर रखती थी, एक मैला चादर ओढ़ लेती थी और कोई विशेष उस पर ध्यान नहीं दे पाता था। मुझे तो यही लगता था। खैर 15 दिन में मुझसे उससे लगाव हो गया था और वो रोज़ आती थी, रोज़ मैं उसको अंडे खिलाता था। लेकिन जितना कमाई मुझे करना चाहिए था ना, वो हो नहीं पा रहा था। हाँ, दाल रोटी मेरे परिवार का मज़े से चल रहा था,
लेकिन मैं पैसा जोड़ना चाहता था अपने बहन के लिए ना, वो मैं जोड़ नहीं पा रहा था। तब मैं उसे चिंता करता था कि देखो, मैंने तो सोचा था कि इस काम करूँगा और मैं कुछ पैसे जोड़ लूँगा अपनी बहन की शादी के लिए, लेकिन ये तो खर्चे में निकल जाता है। माँ के इलाज के लिए अब चलो, अब हमें किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ता, अब इसी पैसे से गुजारा हो जाता है। भाई के किताब की जरूरत पड़ती है, किताब कापी क्या, तो इसी से मैं कर लेता हूँ, लेकिन मैं बचत नहीं कर पाता हूँ। मुझे चिंता होती है कि मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूँगा। तब वो लड़की कहती थी कि चिंता क्यों करता है, सब अपने आप सही हो जाएगा। फिर मुझे एक राय देने लगी कि तू ऐसा करो ना, तुम नौकरी करते हो ना। मैंने बोला हाँ, मजदूरी करता हूँ पास फैक्ट्री में। तब कहने लगी कि एक काम करो, मजदूरी छोड़ो, कितनी तनख्वाह मिलती है। मैं तनख्वाह बताया तो चौंक गई। बोली इसमें क्या होगा, तुम 8-9 घंटा टाइम खराब करते हो, तुम यहाँ पर अपना ढाबा ही खोल लो। अब देखो यहाँ पर कई दुकानें हैं लेकिन कोई ढाबा नहीं है, ढाबा तुम्हारा चलेगा। खाना बनाने आता है ना। मैं बोला हाँ, थोड़ा बहुत आता है। बोला कोई चिंता नहीं, मैं बता दूंगी, तुम एक से एक बढ़िया खाना बना सकते हो। तो मैं तो कहती हूँ कि ऐसे ढाबा ही खोल लो। तब मैं हंसने लगा कि ढाबा खोलने के लिए तो पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा। वो सोचने लगी, कहने लगी मैं तुम्हारा कुछ मदद करूँगी, तुम चिंता मत करो, मैं 1 दिन के बाद में आती हूँ, आज मैं पूरा इंतजाम करके आऊँगी। बाकी में अगले दिन लड़की नहीं आती है। मुझे उसके बारे में चिंता होती कि आखिर क्यों नहीं आई। अब तो दोस्त भी बन चुकी थी, अब मन ही मन में उससे प्यार करने लगा था, लेकिन मैं कभी इजहार नहीं किया था उसको। सब मेरे मन में ही था, मैं एक तरफा प्यार करता था। उसके मन में क्या चल रहा था मुझे तो पता भी नहीं था। जब एक दिन नहीं आई तो मन उदास रह गया था, लेकिन जो मेरा काम चल रहा था वैसे चल ही रहा था। फिर अगले दिन आती है, बातचीत होती है, मैं उसको अंडे खिलाता हूँ, अंडा खाती है। अब फिर कहती है कि मैंने इंतज़ाम कर लिया है, अब तुम एक काम करो, ढाबा की तैयारी करो। मैं चाहती हूँ कि हफ्ते के अंदर में तुम अपना ढाबा खोल दो और इस जगह पर खोलना। फिर वो जाती है, एक जगह का चुनाव करती है। अब वहाँ तो कोई रोक टोक है नहीं, अब सरकारी ज़मीन है, और ऐसा वहाँ कोई काम भी नहीं चल रहा है, रोड के किनारे हैं। कहती है कि तुम इसी जगह पर अपना ढाबा खोलना और देखो मैं जैसे कह रही हूँ वैसा करते जाओगे, ढाबा तो तुम्हारा दौड़ेगा। मैं अब हैरान था कि सब कुछ तो ये बोल दिया, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, पैसा का प्रबंध अब इसने तो किया नहीं, अब मैं कहाँ से करूँगा भाई। लड़की जब सब कुछ बातचीत हो जाता है, मैं हाँ हूँ करता हूँ, मुझे बस चिंता होती है कि मैं इतना खर्च कहाँ से करूँगा, इतना जमा पूंजी तो मेरे पास है नहीं, आखिर मैं करूँगा कैसे। जब वो लड़की शांत होती है और कहती है सब समझ गए ना। मैंने बोला हाँ समझ तो गया, लेकिन मेरे पास में इतना पैसा है नहीं, तो मैं कैसे करूँगा। तब हंसते हुए कहने लगी तुम इसका चिंता क्यों करते हो। एक पोटली मुझे पकड़ाती है, ये लो, इसका इंतज़ाम मैं कर दिया। जब मैं पोटली देखता हूँ तो मुझे लगा कि इसमें रुपये पैसे हैं। मैं उसको खोलता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ ना तो चौंक जाता हूँ। उसमें तो खाली सोने के जेवर थे। मैं जेवर देखता हूँ तो मैं कहता हूँ ये क्या है, ये तो जेवर है, इसका मैं क्या करूँगा। तब कहने लगी ये तुम्हारी नज़र में जेवर है, लेकिन ये रुपए हैं, तुम इनको गिरवी रखो या बेच दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपने लिए पैसा लेके आओ और दुकान बनाओ, अपना ढाबा बनाओ और मस्त चलाओ। मैं आऊँगी, तुम्हारी मदद कर दूँगी, यही तो हो सकता है। मैं जब वो सोने को देखता हूँ ना, जेवर को, तो मैं अनुमान लगाने लगता हूँ ये कितने का होगा। और तब मुझे ध्यान आता है ये तो बहुत ही महंगा है, ये तो बहुत ज़्यादा है। और तब मैं उससे कहता हूँ नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं लूँगा, मैं इसका क्या करूँगा, ये तो तुम्हारे लिए होगा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए बनाए होंगे। और तब कहने लगी हाँ बनाए थे, लेकिन अभी मेरे कोई काम के नहीं है, जब काम के होंगे तब तक तुम कमा लोगे, मेरे लिए कोई दूसरा बना दोगे, मुझे इसके बराबर में धन दे दोगे, मैं दूसरा बना लूँगी, अभी तो अपना काम स्टार्ट करो। मुझे ज़बरदस्ती करने लगी कि नहीं, ये तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा और तुम्हें अपना काम स्टार्ट करना ही पड़ेगा। मैं उसके जिद के आगे हार चुका था। प्रेम जो करता था, और वो भी अभी तक इजहार नहीं किया था कि वो मुझसे प्रेम करती है। सब कुछ हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तय हो जाता है, और तब मैं कहता हूँ कि तुम अपने घर जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है।
पहली बार वो जा नहीं रही थी। वो खड़ी होकर के मुझे देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी। चेहरा था लाल हुआ पड़ा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, देखो रात हो चुकी ज़्यादा, तुम अपना घर जाओ, कुछ देर के बाद मैं भी निकल जाऊँगा। खड़ी रही। अब मैं कहता रहा कि जाओ ना। तब वो मेरे नज़दीक आती है। हाँ, मुझे अपनी बाहों में समेट लेती है, मेरे माथे पर किस करती है। फिर दौड़ती हुई अपनी उधर बस्ती की तरफ भाग जाती है। कई पल तो मैं सन्न सा खड़ा रहा, पत्थर की जैसे बूत बन चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या किया इसने। तब एहसास होता है कि इसी को प्यार कहते हैं। मैं तो मन ही मन करता ही था, पसंद करता था, लेकिन आज उसने इस चीज़ का इजहार कर दिया कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे खुशी का अब एक कहूँ ना कोई ठिकाना नहीं था। बहुत खुश था। आखिरकार मैं दुकान को समेटता हूँ, घर पहुँचता हूँ। मेरे भाई बहन पूछते हैं कि भैया चेहरे पर रौनक नज़र आ रही है, बात क्या है। मैं उनको टाल मटोल कर देता हूँ कि रौनक किस बात का। तब मैं अपने अब जो आगे की कार्रवाई है बताने लगता हूँ। बताता हूँ कि कोई एक मेरा दोस्त है और वो मेरे लिए मदद कर रहा है। देखो, इसने अपने माँ का जेवर दिया है, कहा है इसको गिरवी रख करके तुम ढाबा खोलो। मेरे भैया मना करने लगते, भैया आप ढाबा कैसे चलाओगे अकेले, कैसे संभव हो पाएगा। तब मैं कहने लगा कि मेरा दोस्त मदद करेगा। ज़रूरत पड़ेगी तो कोई लड़का हायर कर लेंगे, कोई कारीगर ले लेंगे, अब यही हो सकता है ना। लेकिन हमें तो करना ही पड़ेगा ना बेटा, इसके लिए, अब तुम्हारी पढ़ाई के लिए, अब अपनी बहन की शादी के लिए, आखिर पैसा कहाँ से आएगा। अब उनके पास में इसका कोई जवाब था नहीं। अब फिर अगले दिन मैं सुनार के पास जाता हूँ। जब वो उसका वैल्यू जानता हूँ ना तो मैं चौंक जाता हूँ। लाखों रुपए का मामला था, लेकिन मैं इतना पैसा नहीं लेता हूँ, जितना ज़रूरत होता है उतना पैसा लेता हूँ, क्योंकि मैं अब उसको छुड़ाना भी तो है। मैं उसके पास सदा के लिए थोड़ी देना था। जितनी ज़रूरत होती है मैं पैसा सुनार से लेता हूँ। फिर ढाबा की तैयारी होने लगती है। इस काम में हफ्ता दिन तो लगी जाता है। अब ढाबा बन के तैयार, हलवाई जो थे ना, जिससे मेरी दुश्मनी हुई पड़ी थी, वो आके घूरता था। मैं उसे राम राम भी करता था। पहले वो जवाब नहीं देता था, लेकिन आजकल जवाब देने लगा था और मुझसे पूछता था कि सच बताना राजेश, तुम्हारे पास में कुबेर का खजाना लग गया है क्या, पैसा बरस रहा है, कहाँ से आया पैसा। मैंने बोला भाई आप जैसे कोई मददगार हमारी मदद कर रहा है, हमारे एक दोस्त हैं वो मदद कर रहा है, उसी की वजह से सब कुछ मैं कर पा रहा हूँ। जैसे उसको तसल्ली नहीं होती थी, कोई ना कोई बहाना करके हमारे ढाबे पाता था। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ था और हर एक काम में देखता था, परखता था, अब बताता भी था, राय भी देता था कि राजेश ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। मतलब उसका जो स्वभाव था ना, कैसे बदल गया था, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता था। कुछ कुछ काम में मदद भी करता था, ये सामान यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए। वो भी हलवाई था। मैं तो बेहद खुश था उसके अंदर बदलाव देख करके। वो जो लड़की आती थी ना, जो मेरी दोस्त थी, वो रात को 9 से 10 के बीच में आती थी। वो भी अपना देखती थी, हाँ सब कुछ ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। कोई कमी बेसी होती तो बतलाती थी कि ये सामान यहाँ नहीं, यहाँ पर होना चाहिए। सब कुछ उसी के इशारे पर सब कुछ हमने तैयार कर दिया था और आखिरकार मेरा ढाबा का शुरुआत हो चुका था। अकेले ही मैं ढाबा की शुरुआत किया था। पहले ही दिन जो मैं कुछ उम्मीद कर रखा था ना, उम्मीद से ज़्यादा ही अब हमारी ढाबा चला था। मैं तो थक गया था। शाम को मेरा भाई आया मेरी मदद करने के लिए, लेकिन मैं अपने काम में उसको लगाना नहीं चाहता था। मैं साफ साफ कह दिया कि भाई तू अपना पढ़ाई में ध्यान रख, ये कैसे करना है मैं सब कुछ कर लूँगा, ज़रूरत पड़ेगा तो मैं हायर भी कर लूँगा किसी बंदे को। अब वही करता हूँ, ढाबा अकेले थोड़ी समझ पाता है। मैं अपना साथी को बोलता हूँ कि भाई 1-2 लड़के दे दे। अब फिर लड़के भी, मेरे साथी भी खुश थे। जो मेरे साथी ने अंडे का दुकान खुलवाया था, वो मेरी दुकान पर सुबह के टाइम आता था। मेरा ये बदलाव देख करके बेहद खुश था। कहता था ना कि देख, मैं बोला था ना कि देख शुरुआत तो कर ले और आगे आगे देख सब कुछ अच्छा ही होता जाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता था उसका विचार का, और उसके लिए मैं चाय पानी सब कुछ सब देता था। और वो कहता था देख, मेरे से पैसे की उम्मीद कभी मत रखना, मैं तो ठन ठन गोपाल हूँ,
हाँ, तब मैं हंस पड़ता था, साथ में वो भी हंसता था, हंसी मजाक चलता रहता था। ढाबा चलने लगा, मैं लड़के हायर कर चुका था और वाकई में जो मैंने सोचा था ना, उससे अच्छा ही मेरा बिजनेस हो रहा था। लोग बाग आ रहे थे और मेरी दोस्त जो थी ना, वही टाइम था 9 से 10 के बीच में, वो मेरे ढाबा में आती थी और सब कुछ उसके इशारे पे चलता था। और उस टाइम दो दो नौकर थे मेरे, लेकिन कोई भी उसको पहचान नहीं पाया कि आखिर वो चीज़ क्या है। सब्जी कैसे काटना है, सब्जी में मसाले कौन से डालना है, सब कुछ वो बताती थी और उसी के अकॉर्डिंग मैं सब्जी बनाने की कोशिश करता था, सब कुछ उसी के इशारे पर। और मेरा ढाबा एकदम दौड़ने लगा था। 5 महीना हो चुका था, लेकिन जो मेरा रिश्ता था ना, बिल्कुल पवित्र था। मैं बस उससे मिलना चाहता था, प्यार भरी बातें करना चाहता था, लेकिन मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि उसके साथ में रिलेशनशिप रखूं। मैं सोचता था कि ये सब शादी के बाद का मामला है। और वो लड़की भी ऐसी ही थी, उसको भी कोई हड़बड़ी नहीं थी। कभी कभी हमारे ढाबे पर ग्राहक नहीं होता था, तो एक पर्सनल रूम था जिसमें स्टोर हमने बनाया हुआ था। हम वहाँ दोनों बैठ करके अपने भविष्य के बारे में बात करते थे। आज जब मैं शादी का जिक्र करता था ना, तो मैं उसका चेहरा देखता था, थोड़ा बदलाव हो जाता था। अब मैं पूछता था, तब वो मना करती थी कि नहीं, अभी शादी वादी का कोई विचार नहीं है। हाँ, तुम बार बार शादी का जिक्र मत किया करो, जैसा चल रहा है ना वैसे ही चलने दो। आखिरकार पूरा 6 महीना बीत चुका था। उसी के पैसे से मैंने सब कुछ खड़ा किया था। वो जो सुनार के पास में जेवर मैंने अब गिरवी रखा था, उसको छुड़ा भी लिया था। हाँ, मैं वो गिरवी रखा हुआ जेवर ला करके उसको सौंप देता हूँ। वो आनाकानी करती है कि अभी क्या जल्दी है और अपना बिजनेस को आगे बढ़ाओ, अभी पैसे को जरूरत पड़ेगी तो इसे लो ना। तब मैं कहने लगा, नहीं नहीं, अब तो मेरे पास में अच्छा खासा पैसा आ चुका है, अब ऐसी कोई बात नहीं है, ये अपना आपका है और आप इसे संभालिए। पहली बार मैं उसको इतना नज़दीक पाता हूँ अपने स्टोर रूम में, और मैं उससे थोड़ा सा नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मन में पाप नहीं था। तब वो मुझसे लिपट जाती है। फिर जैसे उसको याद आता है, कहती है, राजेश मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ, अरे रुक तो जाओ, ये मौका बार बार नहीं आता। तब कहती है, नहीं राजेश, बिल्कुल नहीं, मुझे अब रुकना ही नहीं है, मुझे जाना है, तुम मुझे रोको मत। फिर मेरी बाहों से आज़ादी लेती है, मतलब अब दरवाजे पर आ जाती है। फिर दौड़ती हुई मेरे जैसे अपने बाहों में मुझे संभाल लेती है और उसकी आंखों में आंसू देखता हूँ। ये रोने का कौन सा अवसर है भाई? मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों, लेकिन वो बताती नहीं, अपने आंसू पोंछ लेती है। मुझे बड़ा घूर घूर कर देखती है। फिर उल्टा होती है और फिर मेरे आंखों के सामने से चली जाती है। मैं समझा कि कल आ जाएगी, कोई इसको बात याद आ गया होगा, तभी इसको आंखों से आंसू निकल आया। मैं तो समझ ही नहीं पाया था, लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं लौटी। मैं हर दिन उसको याद करता था। 9 से 10 बजे के बीच में मैं तो उसको बस, मेरी पलकें तो जैसे आंखों के पलकें थी न, थम जाती थी। कब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, लेकिन वो कभी नजर ही नहीं आती थी। जब पूरा 1 हफ्ता हो गया, मुझे लगा कि माँ की तबीयत खराब होगी, परिवार में कुछ ऐसे ही हो गया होगा, आ जाएगी सब कुछ सही करने के बाद में। हफ्ता दिन हो जाता है, जब वो नज़र नहीं आती है ना, तब जिधर वो घर बताई थी, तब मैं उधर जाता हूँ। उसके नाम दे करके मैं पूछता हूँ उस झुग्गी झोपड़ी में, ये लड़की यहाँ रहती है? सब ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, इस नाम की लड़की यहाँ पर नहीं है। तब मैं उसके हुलिया बताता हूँ, सारे लोग मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे हुलिया वाली ये लड़की यहाँ पर मैंने देखा नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अब मैं सोचा कि चलो झूठ बोली होगी, इसी अगला घर होगा। मैं पूरे एरिया को छान मारता हूँ, एक एक दिन करके, एक मोहल्ले में, दूसरे मोहल्ले में, लेकिन पूरे मोहल्ले में जो मजदूर बस्ती थी, मैं हर घर में एक तरह से देख लिया था, वो लड़की थी ही नहीं। सही कहूँ ना, मुझे इतना तकलीफ हुई थी ना, मैं उसको देखा, अब मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ गई हुई। मुझे लगा कि कहीं रिश्तेदार के पास चली गई होगी।
और मैं अब एक तरह से भूलने की कोशिश करता हूँ उसको कि चलो आ जाएगी ना, आ जाएगी। दिल में एक खलबली सी मची रहती है, आखिर उसके साथ में क्या हो गया, कुछ बुरा तो नहीं हो गया उसके परिवार के साथ में, तभी तो नहीं आ रही है। और वो मुझे झूठ नहीं बोलती थी, उसने कहा था कि इसी बस्ती की हूँ, लेकिन इस बस्ती को मैं हर कोना छान मारा था। वो कोई भी नहीं बता रहा था कि वो लड़की जो ऐसी चेहरे वाली थी, ऐसे पहनावा वाली थी और इस नाम वाली लड़की इस बस्ती में रहती है। सब ने मना कर दिया था। खैर, उसको नहीं आना था और वो नहीं आई। पूरा 3 महीना बीत चुका था। 3 महीना बीतने के बाद में एक साधु बाबा आते हैं। तांत्रिक बाबा थे वो हमारे दुकान पर, और मैं उनका, तांत्रिकों का और साधुओं का मैं आदर करता था शुरू से ही। हमारे दुकान पर आके बैठते हैं और कहते हैं बेटा भूख लगी है, भोजन खिला दो। मैं कहता हूँ बाबा बिल्कुल, 10 मिनट के अंदर मैं भोजन परोस दूंगा, तब तक अपना हाथ पैर धोकर बैठ जाइए। वो आराम से हाथ पैर धो करके और बैठ जाते। अब मैं उनके लिए गर्मा गर्म भोजन तैयार करता हूँ। हाँ, वो पूरा हमारे होटल का जैसे आंखों से एक्सरे कर रहे हो, हर तरफ उनकी निगाहें जा रही थी, जैसे कुछ देख रहे हो। और तब तक खाने का प्लेट लेकर मैं उनके अब मेज पर पहुंच जाता हूँ। हंसते हुए कहता हूँ बाबा क्या देख रहे हो, मैं दब से देख रहा हूँ काउंटर पर खड़े होकर के, आप हर तरफ नज़रें घुमाए दे रहे हो, बात क्या है बाबा, कुछ बात है तो बताओ। तब वो मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लाओ मुझे भोजन दे दो, भूख लगी है। लेकिन मेरा मन शांत नहीं हुआ था। जिस नज़रिए से मेरा होटल का वो मुआयना कर रहे थे ना, मुझे बड़ा अटपटा सा लगा था। मुझे लगा कि कुछ न कुछ तो बात है। अब मैं अपना जिद पर अड़ा रहता हूँ। जब भोजन कर लेते हैं तब मैं उनके सामने बैठ जाता हूँ, हाथ जोड़ कर कि बाबा आप जिस नज़रिए से देख रहे थे ना, हर कोना कोना, कुछ न कुछ तो बात जरूर है। तब कहने लगे कि तुम जानना चाहते हो। मैंने बोला हाँ बाबा, मैं जानना चाहता हूँ। तब वह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुमने अब उस लड़की को जो साथ दिया था, तुम जानते हो वो लड़की कौन है? मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ। वो बात भी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, और मेरे जिस नज़रिए से, जिस हिसाब से बोल रहे थे ना, मैं तो समझ ही नहीं पाया था। मैं बोलने लगा बाबा कौन सी लड़की की बात कर रहे हो? यहाँ तो बहुत सारी लड़की औरतें भोजन करने के लिए आती हैं, किस लड़की की बात कर रहे हो? बाबा मुस्कुराते हैं, कहते हैं अपने दोस्त को तुम भूल गए। सही कहूँ ना तो मुझे बड़ा झटका सा लगा, जैसे लगा कि मेरे शरीर के अंदर सारे रोंगटे खड़े हो गए हो, बिजली सी कड़कने लगी, ऐसा कुछ शरीर में कंपन सा होने लगा, जैसे मेरे पैर में वो ताकत नहीं बची हो, एकदम ऐसा महसूस होने लगा। मैं बैठ जाता हूँ बाबा के सामने में। क्या मतलब बाबा जी, कौन सा दोस्त? बाबा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ही थी। अब फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं अरे इतनी जल्दी अपने दोस्त को भूल गए? मैं तो उसी दोस्त के तलाश में यहाँ तक आया था, उसकी खुशबू मुझे यहाँ तक लेके आई थी, लेकिन अफसोस वो चली गई। मुझे अब तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया था कि किस दोस्त की बात कर रहे हैं। मेरी वो दोस्त लड़की के बारे में बात कर रहे थे। तब मैं उसका नाम लेता हूँ, कहता हूँ बाबा आप इसकी बात कर रहे हो? तब वो हंसते हुए कहते हैं तुम्हारी नज़र में वो नाम होगा, लेकिन उसका नाम तो अलग है, वही तुम्हारी दोस्त। मैं उसी की तलाश में आया था। जब वो कहते हैं ना तो मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर मुझसे बताना क्या चाहते हैं। मैं कहता हूँ बाबा जी आप आराम से बताइए, लेकिन एक ही बार में बताइए, आप थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहना क्या चाहते हैं। तब बाबा जी कहते हैं पहले एक गिलास पानी लेके आओ। मैं जाता हूँ जल्दी में और पानी लेके आता हूँ, बाबा जी को आगे दे देता हूँ, यानी कि बाबा जी आप बताओ। पानी का घूंट पीते हैं, कहते हैं कि आप शांत से सुनो। शुरू से लेकर के और वो कहानी बताने लगते हैं कि तुमसे कोई लड़की आके मिली थी यहाँ पर, तुम्हारी नज़र में अपना नाम ये बताई होगी जो तुम बता रहे हो। मैंने बोला हाँ, तुम्हारी उसने मदद किया। अब एक एक बात वो जैसे जानते थे, सब कुछ बताने लगे।
जैसे जैसे बता रहे थे ना, अब तो मेरा दिमाग सन होता जा रहा था कि ये बाबा को कैसे मालूम। आखिरकार पूरी बात बताते हैं, कहते हैं उसी के बदौलत ये ढाबा खड़ा हुआ है ना। मैंने बोला हाँ बाबा जी, मैं तो उसको ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढा, लेकिन वो मिली नहीं। बाबा जी हंसते हुए कहने लगे, अरे जब मुझे नहीं मिली तो तुम्हें कैसे मिल जाएगी। मैं भी तो उसकी तलाश में ना जाने कहाँ कहाँ भटकता रहा हूँ। अब देखो, अब वो तुम्हें भी चकमा देकर के दूर निकल गई। ये वैसे ही है। मैं कहा कि कैसी है बाबा, कैसी? मुझे अभी भी मालूम नहीं था कि वो कैसी और कैसी बातें कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। क्या वो अलग कोई आई थी, हूर की परी थी, या फिर क्या थी? मुझे तो इस चीज़ को जानना था। हाँ, तब बाबा कहने लगे कि वो एक प्रेत आत्मा थी। मैं उसी को तलाश कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ मैं जाता हूँ ना, मैं उससे पिछड़ जाता हूँ। देखो, तुम्हारे पास में इतना दिन तक रही और तुम्हें पता भी नहीं चला। वो ऐसी ही है, जहाँ जाती है ना, अब उसकी रंग ढंग में रंग जाती है, लेकिन किसी के साथ में कोई बुरा बर्ताव नहीं करती। मैं तो उसका पीछा करते करते थक चुका हूँ। और देखो, आज मैं सही जगह पर पहुँचा, लेकिन उससे पहले ये निकल चुकी है। शायद उसको पता लग चुका था कि मैं उसको लेने के लिए आ रहा हूँ। जब बाबा जी पूरी बात बताते हैं ना, तो मैं तो बाबा जी को देखता रह जाता हूँ। मेरी नज़र में तो एक सीधी सादी लड़की थी, हाड़ मांस की, नॉर्मल सी लड़की। अब बाबा जी कह रहे थे कि वो प्रेत आत्मा थी। ये कैसे संभव था? लेकिन बाबा जी थे, जब शुरू से लेके अभी तक पूरी एक एक बात उन्हें सच्चाई सच बताया, तो मैं कैसे ना मानूं उनकी बात को। तब मैं डरा तो बहुत था। फिर मैं पूछता हूँ कि बाबा जी, आप उसको क्यों ढूंढ रहे थे? तब कहने लगी कि मेरे आश्रम में रहती थी वो एक सच्ची और पवित्र आत्मा है, लेकिन वो कभी किसी जगह पर रुकती नहीं। मुझे भी गच्चा दे गई। मैं जिस मतलब के लिए उसको लेके आया था, वो भी मतलब हल भी नहीं हुआ था। इसी बीच में मैं कहीं गया, तब तक हमारे आश्रम वो छोड़ चुकी थी। और मैं उसकी खुशबू से पहचान लेता हूँ कि किस दिशा में गई है। जब तक मैं वहाँ पहुँचता हूँ ना, उस जगह से वो आगे निकल जाती है। अब देखो, मैं उसकी तलाश में फिर यहाँ से निकल रहा हूँ, ना जाने कब मिलेगी। तब मैंने बाबा जी से बोला कि बाबा जी, अगर वो मिल जाती है ना, तो एक बार मेरे ढाबे पर जरूर लेकर आइएगा। बाबा जी हंस के कहने लगे कि ज़रूर, अवश्य, अगर वो मुझे मिल जाती है तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, लेकिन उम्मीद कम ही रखना। इसके बाद बाबा जी विदा ले लेते हैं। और उसके बाद में आज तक वो सातमा लड़की को याद में बैठा हूँ कि कभी ना कभी तो दोबारा आएगी मेरे ढाबे पर। लेकिन उसके बाद में वो मुझे कभी अब दिखी भी नहीं। अब तो मेरा बहन का शादी भी धूमधाम से हो चुका है। मेरा भाई भी पढ़ लिख करके नौकरी कर रहा है। मैं उसी ढाबे पर अपना काम कर रहा हूँ। मेरी शादी हो चुकी है और अब मेरी खुशहाल परिवार है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, ओम प्रकाश जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी मेल आईडी पर अपनी घटना का आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।